नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, आदिकाल पढ़ रहे थे। आदिकाल में मैंने नामकरण से संबंधित कुछ जानकारी कल दी थी। आज मैं आदिकाल में जो इसके प्रथम कवि माने गए हैं अलग अलग विद्वानों के द्वारा, क्योंकि हिंदी साहित्य कई विद्वानों के द्वारा, कई साहित्यकारों के द्वारा लिखा गया है अलग अलग समय में। लेकिन उनके द्वारा अपने हिसाब से जो है, ठीक है, अपने अध्ययन के हिसाब से उन्होंने अलग अलग कवियों को प्रथम कवि माना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आदिकाल में प्रथम कवि अलग अलग विद्वानों के द्वारा। आदि काल में प्रथम कवि, आदिकाल के प्रथम कवि, ठीक है, आदिकाल के प्रथम कवि। सबसे पहले हम बात करेंगे जो सबके द्वारा सर्वमान्य हुआ था, राहुल सांकृत्यायन के द्वारा सरप्पा, ठीक है, राहुल सांकृत्यायन। सांकृत्यायन सांकृत्यायन ने किसको माना? सरहप्पा को माना। सरहप्पा 8वीं सदी के आसपास इनका क्या माना जाता है? समय माना जाता है। अब देखिए सिद्ध सरहप्पा कौन थे? ये एक सिद्ध थे, क्योंकि आदिकाल में हमको अलग अलग साहित्य दिखता है। उसमें जो सिद्ध साहित्य था, उसमें सिद्ध साहित्य में दो शाखाएं उसकी निकली थी, सहजयान और वज्रयान, ठीक है। तो सहजयान का प्रवर्तक माना जाता है सरहप्पा को, जिन्होंने दोहा कोश लिखा था। और इनको राहुल सांकृत्यायन जी ने पहला कवि माना। किसको माना? सरहप्पा को, जिनका समय काल क्या है? 8वीं सदी है। राहुल सांकृत्यायन ने किसको माना है? सरहप्पा को प्रथम कवि माना। और इसी को जो है सभी ने क्या है, सहमति जताई है इसी पर। अब शिव सिंह सरोज की बात करते हैं, शिव सिंह सैगर की बात करते हैं, सॉरी, शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर की बात करें तो पुष्य या पुंड करके एक कवि हुए थे, उनको इन्होंने क्या माना? प्रथम कवि माना। पुष्य या पुंड करके एक कवि हुए थे, उनको क्या माना इन्होंने? प्रथम कवि माना। किसने माना? शिव सिंह सरोज ने। और हमने मिश्र बंधु विनोद पढ़ा था। मिश्र बंधु विनोद में मिश्र बंधु ने जो है, देखिए कहीं कहीं पर आपको किसी पुस्तक में मिश्र बंधु का जब आप पढ़ेंगे कि मिश्र बंधु ने किसको प्रथम माना, कहीं कहीं पर पुष्य या पुंड दिखा रखा है, कहीं कहीं पर चंद बरदाई मिलते हैं, ठीक है, चंद बरदाई। मिश्र बंधु ने किसको प्रथम माना है? चंद बरदाई को माना है। और कहीं कहीं पर हमको क्या मिलता है? पुष्य या पुंड मिलते हैं। और पुष्य या पुंड जो हुए थे शिव सिंह सेंगर के द्वारा, ये 7वीं के आसपास थे, ठीक है, ये 7वीं के आसपास थे। और इनका समय क्या है? 11वीं के आसपास है। किसका है? चंद बरदाई का। अब शुक्ल जी के अनुसार देखिए, शुक्ल जी ने किसको माना है? शुक्ल जी ने माना है एक राजा मुंज। राजा मुंज, राजा मुंज करके एक कवि हुए थे, या राजा मुंज आता है, कहीं कहीं पर राजा भोज भी आता है। और इनका समय जो है 9वीं का उत्तरार्ध यानी 10वीं, ठीक है, 9वीं 10वीं, 9वीं 10वीं जो है इनका समय काल है। किसका है? राजा मुंज और भोज का। ये शुक्ल के अनुसार है। इन्होंने राजा मुंज या भोज को जो है हिंदी में आदि साहित्य आदि काल का जो है प्रथम कवि माना है। अब राम कुमार वर्मा की हम बात करते हैं। राम कुमार वर्मा, इन्होंने स्वयंभू को माना। स्वयंभू, अब स्वयंभू का समय क्या था? 7वीं का उत्तरार्ध कहेंगे इसको, ठीक है, 7वीं का उत्तरार्ध किसका था? स्वयंभू। अब स्वयंभू के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। देखिए सबसे ये चंद बरदाई के बारे में सभी को पता है। चंद बरदाई क्या? जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा, ठीक है, उनका समय काल क्या था? 11वीं सदी था, जिसे मिश्र बंधु ने प्रथम कवि माना चंद बरदाई को, ठीक हो गया। शुक्ल ने राजा मुंज या भोज को माना। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना। और स्वयंभू कौन थे? स्वयंभू जो थे, जैन साहित्य जब हम पढ़ेंगे, जैन साहित्य में स्वयंभू का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है, ठीक है। इन्होंने पौमचरी करके एक ग्रंथ लिखा,
ठीक है, 3 ग्रंथ है इनके, पौमचर्य, रिठणेमीचर्य, ठीक है, स्वयंभू चंद करके। तो इनके जो ग्रंथ है, इसी आधार पर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को जो है प्रथम कवि माना है 7वीं सदी का, ठीक है। अब बात आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पे आते हैं कि इन्होंने किसको माना। हजारी प्रसाद, अब ये अब्दुल नहीं है, अब्दुल ये अब्दुल रहमान नहीं है, अब्दुर रहमान है, अब्दुर रहमान, ये ध्यान दीजिएगा, अब्दुर रहमान है, जिनका समय काल है 12वीं, ठीक है। जब हम रासो ग्रंथ पढ़ेंगे, रासो ग्रंथ में हम अब्दुल रहमान को पढ़ेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इनको जो है प्रथम कवि मानते हैं, किसका, आदिकाल का। और डॉक्टर नगेंद्र भी जो है, डॉक्टर नगेंद्र, क्योंकि ये मुख्य नाम है जिसको मैं बता रही हूँ, डॉक्टर नगेंद्र भी सिद्ध सरप्पा को बताते हैं, ठीक है। सरप्पा के अलग भी और भी नाम है। देखिए ये इनका जो सिद्ध साहित्य में हम पालुईपा, कणप्पा, कुकरिप्पा और ये चीजें पढ़ते हैं, पा करके। ये पा इनके पीछे से एक संबोधन चिन्ह है जो सबके नाम के आगे लगता है, 84 सिद्धों के आगे। इनका नाम क्या था, राहुल भद्र करके भी इनका नाम है, सरोज भद्र, राहुल भद्र करके इनका नाम है। किसका है, सरप्पा के अलग अलग नाम है। डॉक्टर नगेंद्र भी जो है इससे सहमत है, राहुल सांकृत्यायन जी के कथन से, और उन्होंने भी जो है इन्हीं को प्रथम कवि माना है। अब बच्चन सिंह की बात आते हैं। बच्चन सिंह का जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं, बच्चन सिंह जी किसको मानते हैं, वो विद्यापति को मानते हैं। विद्यापति का पता है 14वीं के आसपास का है इनका जन्म, विद्यापति, ठीक है। विद्यापति को ये क्या मानते हैं, प्रथम कवि मानते हैं। कौन मानते हैं, बच्चन सिंह किसको मानते हैं, विद्यापति को। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है, गणपति चंद्रगुप्त का, ये सबको पता है। गणपति चंद्रगुप्त ने किसको माना था, सालिभद्र सूरी को माना था। सालिभद्र सूरी को कौन मानते हैं, गणपति चंद्रगुप्त जी मानते हैं। क्या मानते हैं, प्रथम कवि मानते हैं। सालिभद्र सूरी का ग्रंथ कौन सा था, भट्टेश्वर बाहुबली राज था, ठीक है। उसी पर आधार पर इन्होंने, गणपति चंद्रगुप्त ने सालिभद्र सूरी को माना। बच्चन सिंह ने विद्यापति को माना। विद्यापति के आपने ग्रंथ देखे हैं, पदावली हो गया, कीर्ति लता, कीर्ति पताका को हम आगे जाके पढ़ेंगे। इनका जो था लौकिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं विद्यापति को हम, ठीक है। लौकिक साहित्य में भी 2 भाग मिलते हैं, गद्य पद, तो वहां पढ़ेंगे इसको। और ये हो गया बच्चन सिंह का, विद्यापति हो गया, गणपति चंद्रगुप्त का क्या हो गया, सालिभद्र सूरी हो गया, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब माता प्रसाद गुप्त की बात करते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। माता प्रसाद गुप्त जी किसको मानते हैं, गोरखनाथ को। गोरखनाथ का समय अलग अलग दे रखा है, कहीं 8वीं दे रखा है, कहीं 13वीं दे रखा है, कहीं 11वीं दे रखा है, तो इसको हम कोई निश्चित नहीं मान सकते हैं, इसको छोड़िए समयकाल इनके। क्योंकि समय आप देखेंगे आदिकाल में जिनकी भी जन्म तिथि वगैरह है, वो सब कहीं ना कहीं निश्चित नहीं है, लगभग के आकलन में आती है, या ऊपर या नीचे। सब विद्वानों ने अलग अलग उनकी समयकाल बता रखा है, ठीक हो गया। माता प्रसाद गुप्त किसको मानते हैं, गोरखनाथ को मानते हैं। और जयदेव सिंह भी हुए थे इसी में, जिन्होंने गोरखनाथ को ही माना, जयदेव सिंह, ठीक है दोस्तों। ये जो मैं आपको आदिकाल के प्रथम कवियों के नाम करा रही हूँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये काफी बार पूछे जा चुके हैं, तो हमें पता होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आदिकाल का प्रथम कवि कौन है, सिद्ध सरप्पा, वो सभी को पता है, लेकिन कॉमन सी चीज वो पता है, जो और चीजें हैं, अन्य चीजें भी पता होनी चाहिए कि प्रथम कवि किस साहित्यकार ने अपने ग्रंथ में किसको माना है, ठीक है, ये पता होना जरूरी है। जयदेव सिंह और माता प्रसाद गुप्त भी गोरखनाथ को ही प्रथम कवि मानते हैं, ठीक हो गया। अब इसमें 1-2 नाम और आते हैं। एक वासुदेव सिंह के आते हैं, वासुदेव सिंह, इन्होंने जोइंदू करके आते हैं, जोइंदू करके एक कवि आते हैं, उनको इन्होंने प्रथम कवि माना। किसने माना, वासुदेव सिंह ने माना। देखिए दोस्तों,
अब हम बात करते हैं, ये था हमारे आदिकाल के प्रथम कवि। ठीक, आदिकाल के प्रथम कवि। आज अब मैं आगे बढ़ूंगी, इसी में बताऊंगी कि आदिकाल में जो साहित्य लिखा गया। देखिए दोस्तों, आदिकालीन जो साहित्य था उस पर हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे। आदिकाल का साहित्य, आदिकाल का साहित्य जो था किस तरह से बटा हुआ था और किस तरह का साहित्य था, ये हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे इस बारे में। आदिकालीन जो साहित्य था इस तरह से बटा था। सबसे पहले हम देखते हैं सिद्ध साहित्य। सिद्ध, ठीक है, सिद्ध साहित्य देखते हैं। सिद्ध साहित्य में आपने देखा है, सिद्ध साहित्य में किसका नाम आता है? सिद्धू में 84 सिद्ध हुए थे। 84 सिद्धू में किसका नाम आता है? सबसे पहले सरप्पा का। लेकिन देखिए समय काल के अनुसार सबसे प्रथम उसमें सिद्ध माना जाता है लुइपा को। ठीक है, लेकिन जो रचना प्राप्त होती है वो सिद्ध में सरप्पा की होती है, दोहा कोश। इनके सरप्पा के अलग अलग नाम भी हैं जो अभी आगे हम पढ़ेंगे, राहुल वज्र वगैरह। फिर आता है सिद्ध साहित्य से आगे आता है नाथ साहित्य। कहते हैं कि नाथ साहित्य सिद्ध साहित्य से ही निकल के आया। ठीक है, फिर आता है जैन साहित्य। जैन साहित्य, जैन साहित्य में हमने देखा है देवसेन का नाम देखा है। ठीक है, जैन साहित्य में सबसे पहले तो स्वयंभू आते हैं, लेकिन देवसेन की रचना को प्रथम माना जाता है कौन सी? श्रापाचार। ठीक है, देवसेन हो गए। नाथ साहित्य में किसको लेते हैं? नाथ साहित्य में प्रथम। सिद्ध साहित्य में देखिए सरप्पा, सरप्पा आ गए। नाथ साहित्य में क्या आएंगे? गोरखनाथ आ गए। गोरखनाथ, गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ। ठीक, फिर जैन साहित्य आ गया। जैन साहित्य में स्वयंभू, स्वयंभू। फिर आ गया रासो साहित्य। रासो साहित्य, रासो साहित्य में कौन आता है? चंद बरदाई। ठीक है, चंद बरदाई। फिर उसके बाद लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य, इसमें खुसरो विद्यापति, खुसरो विद्यापति। देखिए ये तो बटा हुआ है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी का जब आप ऐतिहासिक ग्रंथ देखते हैं, उन्होंने जो है 12 ग्रंथों के आधार पर जो है अपने आदिकाल की जो विशेषताएं हैं उसका विवरण दिया है। ठीक है, आदिकाल का जो मूल्यांकन किया है 12 ग्रंथों के आधार पर किया है, जिसमें हम सभी का निचोड़ देखते हैं। अब बात करते हैं हम सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य में आते हैं सरप्पा। नाथ साहित्य में गोरखनाथ वगैरह आते हैं, गोरखनाथ, चरपड़नाथ, मत्स्येंद्रनाथ। फिर जैन साहित्य आता है जिसमें स्वयंभू, देवसेन, ठीक है, स्वयंभू वगैरह आते हैं। फिर रासो साहित्य आता है, चंद बरदाई। फिर लौकिक साहित्य आता है जिसमें खुसरो और विद्यापति थी। ये बातें यहाँ तक क्लियर होगी। लौकिक साहित्य में हमको दो स्वरूप मिलते हैं लौकिक साहित्य के, एक गद्य मिलता है, एक पद्य मिलता है। ठीक है, फिर इसके बाद अब आप कहेंगे कि आदिकाल में तो गद्य था ही नहीं। हम देखते हैं कि गद्य का प्रवर्तक वहाँ भारतेंदु युग से माना जाता है, गद्य का प्रवर्तक भारतेंदु जी को माना जाता है। लेकिन गद्य की जो शुरुआत थी वो आदिकाल से हो गई थी। मिश्र बंधु ने देखा होगा, मिश्र बंधु की जब आपने गद्य पढ़ा का वो साहित्य पढ़ा होगा, तो मिश्र बंधु ने प्रथम कवि किसको माना? गोरखनाथ को माना। सॉरी, प्रथम गद्य लेखक किसको माना है? गोरखनाथ को माना है ना। ठीक है, ये था गद्य की शुरुआत। कहने का मतलब है कि गद्य की शुरुआत वहां से हो गई थी आदिकाल में। कहीं कहीं पर हमको गद्य भी मिलता है। अब बात करते हैं इनकी भाषा क्या थी। आदिकाल में आपने देखा, आदिकाल में हमको अपभ्रंश भाषा का प्रयोग मिलता है। प्राचीन पाली प्राकृत अपभ्रंश मिलती है, क्योंकि जो हम बौद्ध साहित्य देखते हैं यानी सिद्ध साहित्य देखते हैं, बौद्ध साहित्य ही सिद्ध साहित्य है। बौद्ध साहित्य जब हम देखते हैं वहाँ पे पाली भाषा का प्रयोग, बौद्ध जो प्रवचन वगैरह थे, ठीक है, बौद्ध भाषा में बौद्धों के जो प्रवचन वगैरह थे, जो ग्रंथ थे, वो किस में थे? पाली भाषा में थे। जैन में हमको प्राकृत मिल जाती है। नाथ साहित्य में हमको मिला जुला रूप मिलता है, उसका पूर्वीपन आ जाता है। ठीक है, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य क्या था? पूर्ववर्ती अपभ्रंशताएं, पूर्ववर्ती अपभ्रंश, पूर्ववर्ती अपभ्रंश। अब बात आती है कि जब हम आदिकाल पढ़ते हैं तो वहाँ पे हिंदी का प्रयोग हो चुका था, क्योंकि अमीर खुसरो को हम देखते हैं, कहते हैं कि सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग उन्होंने किया। तो हाँ, जब अपभ्रंश का उत्तरवर्ती रूप हमको कहाँ मिलता है? अपभ्रंश, अपभ्रंश का उत्तरवर्ती रूप,
उत्तरवर्ती रूप हमको कहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है चंदबरदाई के रासो ग्रंथों में और लौकिक साहित्य में हमको क्या मिलता है, अपभ्रंश का उत्तरवर्ती रूप मिलता है, जिसमें हमें क्या मिलता है, राजस्थानी अपभ्रंश हिंदी, राजस्थानी में शैलियाँ आ जाती है, डिंगल पिंगल आ जाती है, फिर उसी के बाद पिंगल पिंगलित होके जो है परिवर्तित होके ब्रज भाषा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो राजस्थानी हिंदी का रूप हमको कहाँ देखने को मिलता है, जो उत्तरवर्ती अपभ्रंश का रूप था उसमें। देखिए अपभ्रंश जब अपने शीर्ष पे थी, अपभ्रंश का स्टार्ट हुआ यहाँ, फिर जब स्टार्ट होते होते वो अंत की ओर बढ़ी, तो अंत में जरूरी थोड़ा है कि अपभ्रंश ही होगी, उसमें हिंदी का भी तो शब्द आने स्टार्ट हो गए होंगे, हिंदी के शब्द आने भी तो स्टार्ट हो गए होंगे, हिंदी की शुरुआत वहां से हो गई थी, कहाँ से, अपभ्रंश के जो उत्तरवर्ती रूप था। ठीक है, अपभ्रंश का उत्तरार्ध जब चल रहा था तो उसी समय क्या हो रहा था, हिंदी के भी शब्द उसमें समाहित हो गए थे। ये था हमारा आदिकाल का साहित्य, जो इस तरह से 5 भागों में विभाजित है, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी हम बाद में करेंगे। अभी बस थोड़ा सा इतना ही था मेरी ओर से। अब इसमें देखिए एक चीज और है, एक क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, इसमें जो है हिंदी की प्रथम रचना, हिंदी की प्रथम रचना, आपने हिंदी की प्रथम रचना पढ़ी होगी। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, आदिकाल के प्रथम कवि पढ़ रहे थे। हिंदी की जो प्रथम रचना मानी जाती है वो देवसेन के श्रावकाचार को मानी जाती है, देवसेन के श्रावकाचार, श्रावक धर्म की बात करी गई है 250 दोहों में, ये देवसेन का श्रावकाचार है जो हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। ठीक है, और देवसेन का कौन से साहित्य में आते हैं, जैन साहित्य में आते हैं। ठीक हो गया, जिसमें स्वयंभू वगैरह की हम बात करते हैं वहीं पर हम देवसेन की भी बात करते हैं। और देश भाषा में लिखी पहली रचना अगर आ गई, देश भाषा में लिखी पहली रचना, लिखी प्रथम रचना की बात करते हैं तो प्रथम रचना देश भाषा में किसने लिखी है, विद्यापति ने लिखी है। कौन सी, पदावली इनकी रचना है। ठीक है, पदावली। ठीक हो गया, देश भाषा में लिखी पहली रचना कौन सी है, विद्यापति की पदावली है। ये दो चीजें हमें पता होनी चाहिए, ये मैंने इसी में ऐसे ही डाल दी है क्योंकि अभी हम जैसे आदिकाल के कवियों के बारे में पढ़ रहे थे कि प्रथम कवि कौन है, तो आदिकाल में प्रथम रचना भी है वो देवसेन की श्रावकाचार है, जो हम आगे भी पढ़ेंगे, वैसे डिस्कस करेंगे। और देश भाषा में लिखी जो पहली रचना थी वो कौन सी थी, विद्यापति की पदावली। ठीक है दोस्तों, ये था आदिकाल के साहित्य को किस तरह से विभाजित किया गया और आदिकाल को किस कवि के द्वारा आदिकाल में जो है किस कवि को, किस साहित्यकार के द्वारा प्रथम माना गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।